हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे, आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, जिसका टाइटल है वाई महाराष्ट्र इज़ इंडियाज़ पावर हाउस एंड द रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। और बताया जाएगा कि कैसे महाराष्ट्र जो है वो भारत में पावर का या इकानमी का हब माना जाता है और किन किन चीज़ों ने महाराष्ट्र को इस मुकाम पर ला के खड़ा किया है। तो जानते हैं कि महाराष्ट्र की ये तरक्की आज किन गुजरे हुए कामों की वजह से है, क्योंकि महाराष्ट्र भारत की वो पहली रियासत है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये $1 ट्रिलियन इकानमी बनेगी। और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान की बात होती है तो फिर पाकिस्तान वर्सेस महाराष्ट्र भी किया जाता है इकानमी को लेके। तो आज के दिन तक ये भारत की सबसे अमीर तरीन रियासत है, क्योंकि इसके पास मुंबई जैसा शानदार शहर है जिसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ऐसे में देखते हैं कि महाराष्ट्र क्यों इंडिया की इकानमी का हब बना और कैसे बना। तो इस मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर हम आपसे भारत के सबसे अमीर स्टेट का नाम पूछें तो आप महाराष्ट्र का नाम आंख मूंद कर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र की हालत आज़ादी के कई सालों बाद तक ऐसी नहीं थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र की जीएसडीपी 1973 तक वेस्ट बंगाल से कम थी। और दोस्तों, जीएसडीपी एक साल में किसी भी स्टेट के अंदर प्रोड्यूस होने वाले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को कहा जाता है। जैसे सेंटर की जीडीपी होती है, वैसे ही स्टेट की जीएसडीपी होती है। अब यहाँ 70s के दौर के बाद महाराष्ट्र ना सिर्फ वेस्ट बंगाल और इंडिया के बाकी स्टेट से आगे निकल गया, बल्कि आज सिचुएशन ये है कि महाराष्ट्र की जीएसडीपी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। आज पाकिस्तान की जीडीपी जहां $382 बिलियन है, वहीं अकेले महाराष्ट्र की जीडीपी $435 बिलियन है। इंडिया के ही अगर दूसरे सबसे अमीर राज्य की जीएसडीपी से महाराष्ट्र की जीएसडीपी को कंपेयर करें तो दोस्तों उसमें भी हमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। आपको बता दें कि सेकेंड रिचेस्ट स्टेट तमिलनाडु की जीएसडीपी $350 बिलियन है, यानी महाराष्ट्र की जीडीपी से करीब 10 लाख करोड़ रुपए पीछे। दोस्तों, आज हालात ये है कि महाराष्ट्र अकेले देश की टोटल जीडीपी का लगभग 14% का हिस्सेदार है। और ये आंकड़े सिर्फ महाराष्ट्र की इकोनॉमिक पावर की कहानी नहीं सुनाते, बल्कि यहाँ की कई डिकेड से चली आ रही विकास यात्रा के प्रमाण को भी दिखाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में जहाँ कुल करीब 200 बिलियनर्स हैं, उसमें से 94 यानी 94 सिर्फ और सिर्फ इसी राज्य के मुंबई शहर में है। अब दोस्तों, ऐसे में ये सवाल जायज है कि आखिर महाराष्ट्र ने ऐसा क्या खास है जो उसे देश के बाकी राज्यों से इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है सदियों पुरानी विरासत और लगातार विकास की रफ्तार और हर सेक्टर में तरक्की की ललक। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे महाराष्ट्र पूरे देश की इकोनॉमी का बैकबोन बना हुआ है, इसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का इसमें क्या रोल रहा है, और क्यों महाराष्ट्र की जगह किसी और स्टेट को लेने में एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मैं हूं शशांक पांडे। वाई महाराष्ट्र होल्ड्स द पोजीशन ऑफ इंडियाज रिचेस्ट स्टेट। दोस्तों, आज महाराष्ट्र जिस पोजीशन पर है और जिस तरह दिन ब दिन डेवलपमेंट की सीढ़ियां चढ़ रहा है, ऐसे में हमें ये जानना है कि महाराष्ट्र देश के सबसे रिचेस्ट स्टेट की लिस्ट में सबसे ऊपर कैसे जा पहुंचा है, और इसके लिए हमें इसके इतिहास और ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों, महाराष्ट्र की ज्योग्राफी पर एक नजर डालते हैं ताकि आपको महाराष्ट्र के नेचुरल फॉर्चून का अंदाजा लग सके। ज्योग्राफी दोस्तों, भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित महाराष्ट्र दक्कन के पठार का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है और इसकी शेप लगभग ट्रायंगल जैसी है, जिसमें इसकी वेस्टर्न कोस्ट लाइन 725 किलोमीटर का बेसिन बनाता है। इसकी कोस्ट लाइन और बेसिन की वजह से ही महाराष्ट्र का रीजन हमेशा से इंडिया का ट्रेड सेंटर रहा है, क्योंकि ये रीजन अरेबियन सी के जरिए मिडिल ईस्ट और यूरोप तक व्यापार के लिए बहुत जरूरी था। और दोस्तों, इसी की वजह से जितनी भी वेस्टर्न कॉलोनीज इस रीजन में एस्टैब्लिश हुई, उन सब ने यहाँ पर पोर्ट और ट्रेड को मजबूत करने का काम किया, जिसका फायदा आज तक महाराष्ट्र को मिल रहा है। महाराष्ट्र के ज्योग्राफिकल बेनिफिट्स के बाद अगर हम महाराष्ट्र के बॉर्डर्स की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में गुजरात, नॉर्थ में मध्य प्रदेश, ईस्ट में छत्तीसगढ़, साउथ ईस्ट में तेलंगाना, साउथ में कर्नाटका और साउथ वेस्ट में इसकी सीमा गोवा से लगती है, जिनमें कर्नाटका, गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्य भी देश के अमीर राज्यों में आते हैं, जिस वजह से महाराष्ट्र शुरू से ही ऐसे स्टेट से घिरा हुआ है जो उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसका साथ देते हुए आए हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की ज्योग्राफी में ब्लैक सॉइल का भी एक बड़ा रोल है, जो शुरू से ही रीजन की इकोनॉमी का मेन सोर्स रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के टोटल लैंड एरिया का 3/4 ब्लैक सॉइल से बना है, और ये वही ब्लैक सॉइल है जो कॉटन की खेती के लिए सबसे जरूरी मानी जाती है। और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा कॉटन मिल्स इसी रीजन में डेवलप की थी।
और दोस्तों इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि महाराष्ट्र की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसकी ज्योग्राफी का बड़ा रोल रहा है और इसी ज्योग्राफिकल एडवांटेज का इस्तेमाल करके पहले ब्रिटिशर्स ने और फिर बाद में महाराष्ट्र ने खुद को ग्रो किया। जिसे आइए महाराष्ट्र की हिस्ट्री से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर हम महाराष्ट्र की हिस्ट्री को खंगालेंगे तो वो हमें सदियों पहले ले जाएगी, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो महाराष्ट्र की हिस्ट्री एक तरह से बॉम्बे प्रोविंस के मरने से मानी जा सकती है, क्योंकि इससे पहले तो ये रीजन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था। दोस्तों आपको बता दें कि बॉम्बे प्रोविंस को जब इस्टेब्लिश किया गया तब इसमें महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और सिंध के इलाके आते थे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक फोकस बॉम्बे यानी आज की मुंबई सिटी पर किया जाता था, क्योंकि यही महाराष्ट्र की इकोनॉमी का शुरू से एपिसेंटर रही है, जिस पर ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल लगभग 1670 के अराउंड कर लिया था। दोस्तों आपको बता दें कि मिड 18th सेंचुरी तक बॉम्बे मेजर पोर्ट सिटी बन गई थी, जिससे सऊदी के मक्का और इराक के बसरा सिटी तक ट्रेड कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया गया था। और दोस्तों जिसके बाद जैसे ही 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई वो ब्रिटिश इंडिया में महाराष्ट्र के लिए सबसे सुनहरा दौर साबित हुआ। 1869 में स्विस कनाल बनने से जब इंडिया और यूरोप के ट्रेड रूट की डिस्टेंस में कमी आई, तब दोस्तों उसका सबसे ज्यादा फायदा कहीं ना कहीं इंडिया में महाराष्ट्र के मुंबई को मिला, क्योंकि मुंबई इंडिया के बाकी मेजर पोर्ट्स जैसे कोलकाता और मद्रास के मुकाबले स्विस कनाल के काफी नजदीक थी, और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने मुंबई में पोर्ट डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान दिया, जिसका फायदा ओवरऑल महाराष्ट्र को हुआ। यही नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए सबसे पहली रेल नेटवर्क भी यहीं एस्टैब्लिश की गई। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र ही वो राज्य है दोस्तों जहां पर पहली बार 1853 में रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चलाई गई, जो बाद में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों के साथ ही साथ दक्कन और पंजाब को कनेक्ट करने लगा, जिससे महाराष्ट्र की इकोनॉमी देश के बाकी इलाकों के सपोर्ट से और ग्रो करने लगी। दोस्तों रेलवेज के साथ ही साथ भारत की पहली स्पिनिंग एंड वीविंग मिल 1857 में बॉम्बे में ही एस्टैब्लिश की गई थी। और दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, महाराष्ट्र की मिट्टी कॉटन के लिए सबसे उपयुक्त थी, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की इन मिल्स ने बॉम्बे को इंडिया का लार्जेस्ट कॉटन हब बनाने में बड़ा रोल प्ले किया, और 1860 तक बॉम्बे इंडिया का लार्जेस्ट कॉटन मार्केट भी बन गया। और दोस्तों देखते ही देखते बॉम्बे प्रोविंस में 200 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स एस्टैब्लिश कर दी गई, जहां से न सिर्फ कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता था, बल्कि उसे इंडिया में प्रोसेस करके यूरोप के मार्केट में सीधे कपड़े के तौर पर भी बेचा जाता था। कॉटन के साथ ही साथ महाराष्ट्र का एनवायरमेंट शुगर प्रोडक्शन के लिए भी काफी बढ़िया था, जिस वजह से दोस्तों महाराष्ट्र की शुगर ट्रेड की हिस्ट्री 17th सेंचुरी तक पुरानी है, जब पुर्तगालियों ने पहली बार इंडिया को गन्ने से इंट्रोड्यूस करवाया था। जिसके बाद दोस्तों ब्रिटिशर्स ने शुगर केन के प्लांटेशन को महाराष्ट्र में तेजी से शुरू कर दिया, क्योंकि 19th सेंचुरी के दौरान पूरे यूरोप में शुगर की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी, और इसी डिमांड की वजह से बॉम्बे 19th सेंचुरी के आने तक मेजर शुगर ट्रेडिंग सेंटर बन चुका था, जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने इस रीजन में बहुत से वेयर हाउसेस और रिफाइनरीज को एस्टैब्लिश किया, जिसकी मदद से मुंबई के पोर्ट से पूरे महाराष्ट्र में प्रोड्यूस होने वाला शुगर दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा, जिसने इस रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक वाइटल रोल प्ले किया। इसके बाद 20th सेंचुरी के आते आते दोस्तों दुनिया भर में नए नए सेक्टर्स ने कदम रखना शुरू किया, जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया, जैसे कि बैंकिंग और सेंसेक्स। दोस्तों इंडिया में जब ये दोनों सेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए तो उन्होंने बॉम्बे को ही चुना, और यही वजह थी कि चाहे वो देश की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज हो या बैंक के हेडक्वार्टर्स हो, सब मुंबई में ही मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों 1913 से लेकर आज तक चली आ रही देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड भी बॉम्बे में ही है, जो बॉम्बे को इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म प्रोडक्शन वाला राज्य बनाती है। लेकिन दोस्तों ये तो रही आज़ादी के पहले वाले महाराष्ट्र की बात, जिसे बनाने, बिगाड़ने और इकोनॉमिकली एस्टैब्लिश करने में ब्रिटिशर्स का बड़ा रोल रहा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये डेवलपमेंट तो सारा बॉम्बे और इसके आसपास के अर्बन एरियाज में हो रहा था, तो बाकी के महाराष्ट्र का क्या? दोस्तों बाकी का महाराष्ट्र पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी उतना डेवलप नहीं था, और आज़ादी के बाद भी महाराष्ट्र का रीजन इसीलिए अंडर डेवलप्ड रहा क्योंकि इस रीजन की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ओल्ड अर्बन डोमिनेटेड थी। इसीलिए दोस्तों जब 1960 में महाराष्ट्र अलग राज्य बना तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स और इसकी लीडरशिप में नए रूरल एरियाज के लोग भी शामिल हुए, जिसकी वजह से 1960s के बाद यानी अलग राज्य बनने के बाद महाराष्ट्र का इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ मुंबई पर डिपेंडेंट नहीं रहा, बल्कि पुणे, नासिक, नागपुर और औरंगाबाद जैसी नई सिटीज को भी स्टेट के इकोनॉमिक सेंटर के तौर पर डेवलप किया गया, जो आज मुंबई के साथ मिलकर महाराष्ट्र को इंडिया का रिचेस्ट स्टेट बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों अब ये तो रही हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात, लेकिन आज महाराष्ट्र की इकोनॉमी को सबसे आगे रखने में कौन कौन से सेक्टर सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, अब आइए उन्हें समझ लेते हैं। इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
दोस्तों पहले नंबर पर हम महाराष्ट्र की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो आज भी महाराष्ट्र की इकॉनमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। आपको बता दें दोस्तों कि इस डेकेड के एंड तक महाराष्ट्र की टोटल जीएसडीपी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 5% हो जाएगा, जो आज मुंबई, नागपुर, सोलापुर, अकोला और अमरावती में बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में मौजूद है। दोस्तों महाराष्ट्र देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर स्टेट्स में से एक है और राज्य में टेक्सटाइल इंडस्ट्री करीब 15 लाख लोगों को रोजगार देती है। 2020-21 के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपीस के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हुआ था। और ऐसे में जहां आज़ादी के बाद वेस्ट बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई और उसके साथ साथ पूरे बंगाल की इकोनॉमी क्रैश हो गई, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की इसी इंडस्ट्री ने राज्य को सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली सपोर्ट किया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। दोस्तों सेकेंड नंबर पर अब आइए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं। और दोस्तों आज मुंबई देश का सबसे बड़ा फार्मा हब है। 2021 के डेटा के मुताबिक इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में महाराष्ट्र थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है और यहाँ देश की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जैसे सन फार्मा, लाइफ विजन हेल्थ केयर और अपिकोस फार्मा मौजूद है। दोस्तों इसके बाद अगली इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। दोस्तों दुनिया की तेजी से बढ़ती ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब भी महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के पुणे में कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजाज ऑटो भी पुणे में मौजूद है और आज बाई वैल्यू महाराष्ट्र देश के अप्रॉक्सीमेटली 35% ऑटोमोबाइल आउटपुट में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन यहाँ की लोकेशन सिर्फ होम ग्रोन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के अलावा एमएनसीज को भी अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रही है, जो इस राज्य की जीएसडीपी में बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज। दोस्तों महाराष्ट्र कई मल्टीनेशनल कंपनीज का घर है जिन्होंने स्टेट के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। ये कंपनीज ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं बल्कि नई टेक्नोलॉजी और ग्लोबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को भी भारत लेकर आती है। यहाँ कई एमएनसीज जैसे बजाज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सीएट लिमिटेड, पिडलाइट लिमिटेड और टाटा ग्रुप्स के हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं, जिससे यहाँ लगातार डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के मौके बने रहते हैं। अब दोस्तों ऐसे में आईटी सेक्टर कैसे अछूता रह जाता, तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। आईटी सेक्टर। दोस्तों मुंबई और पुणे आज महाराष्ट्र के मेजर आईटी हब्स हैं और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र आज इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्टर है, जो करीब $33 बिलियन का आंकड़ा रच करता है। यहाँ पर ह्यूलेट पैकर्ड यानी एचपी, आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग जैसी कंपनीज मौजूद हैं और इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनीज भी महाराष्ट्र में अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जो स्टेट की जीएसडीपी को बूस्ट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन दोस्तों मुंबई का नाम आए और बॉलीवुड का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तो अब चलिए बॉलीवुड की बात करते हैं। बॉलीवुड। दोस्तों बॉलीवुड यानी माया और इस सपने को साकार करने वाली नगरी मुंबई यानी माया नगरी आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सेंटर है। बॉलीवुड सिर्फ इंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र की इकोनॉमी में की रोल प्ले करता है। 2023 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का रेवेन्यू 200 बिलियन रुपीस का था और ऐसे में ये स्टेट जीएसडीपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। बॉलीवुड के साथ साथ दोस्तों यहाँ टूरिज्म भी लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए काफ़ी है। टूरिज्म। दोस्तों महाराष्ट्र भारत के मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। मुंबई, पुणे, अजंता एलोरा हिस्टोरिकल साइट्स और हिल स्टेशन जैसे महाबलेश्वर के साथ यहाँ शिरडी जैसे टेम्पल्स भी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। दोस्तों ये बात तो साफ है कि टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेट की इकोनॉमी में मेजर रोल निभाता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी कंट्रीब्यूट करता है। पिछले कुछ सालों में दोस्तों महाराष्ट्र में लगभग 4.1 करोड़ पर्यटक आए, जो कि अपने आप में ही एक बड़ा आंकड़ा है। लेकिन सब इंडस्ट्रीज में आगे रहने वाला महाराष्ट्र एग्रीकल्चर में भी पीछे नहीं दिखाई देता है। एग्रीकल्चर। दोस्तों महाराष्ट्र गन्ने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और इतना ही नहीं, ज्वार, बाजरा और दालों के प्रोडक्शन में भी ये काफ़ी आगे है। दोस्तों यहाँ कपास, तंबाकू और मूंगफली भी उगाया जाता है और आम, काजू, केला और संतरे के बगीचे तो यहाँ की शान है। रत्नागिरी आम और नागपुर के संतरों की तारीफ कौन नहीं करता है, और यही वजह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर महाराष्ट्र की जीएसडीपी में करीब 12% कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ की रिफाइनरीज और यहाँ मौजूद मिनरल्स स्टेट की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। मिनरल्स एंड ऑयल्स। दोस्तों मुंबई में भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लोकेटेड है और ये रिफाइनरी हर साल करोड़ों लीटर पेट्रोल, डीजल और फ्यूल्स का प्रोडक्शन करती है। 1970 के दशक में मुंबई के पास समुद्र के नीचे पेट्रोलियम के डिपॉजिट मिले थे और तब से इन्हें निकाल कर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे
नेशनल लेवल पर मुंबई की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र में पाए जाने वाले मिनरल्स जैसे मैग्नीज, कोयला, आयरन ओर, चूना पत्थर, कॉपर, बॉक्साइट, सिलिका सैंड और नमक भी है, जो इसे इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट लोकेशन बनाती है, जिससे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र में जब इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, तो यहाँ देश के सभी बड़े बैंक के हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं। बैंकिंग सेक्टर दोस्तों, यहाँ देश के बड़े बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस यानी BSE, जो देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के हेडक्वार्टर्स भी महाराष्ट्र में ही मौजूद हैं। और दोस्तों, इसीलिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में मौजूद मुंबई को इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है दोस्तों। लेकिन इन सभी सेक्टर्स का महाराष्ट्र में एग्जिस्ट और डेवलप करने का सबसे बड़ा रीजन है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस वजह से यहाँ सभी इंडस्ट्रीज स्मूथली ऑपरेट कर पा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों, यहाँ देश में सड़कों का 6th लार्जेस्ट नेटवर्क है, जो 4800 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ नेशनल हाईवेज का भी एक्सटेंसिव नेटवर्क है, और यहाँ दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क भी है, जो करीब 5700 किलोमीटर का है। दोस्तों, इंडिया का दूसरा सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यही है, और यहाँ पुणे, नागपुर और यहाँ दूसरे कई शहरों में भी एयरपोर्ट्स हैं। इनके अलावा मुंबई भारत की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी भी है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। मुंबई पोर्ट इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड में एक मेजर रोल निभाता है, और ये इंडिया की ट्रेड स्टोरी का हीरो है। भारत में सबसे ज्यादा कंटेनर कार्गो भी मुंबई पोर्ट ही संभालता है, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बड़ा खिलाड़ी है, खासकर फिनिश गुड्स के लिए। वेस्टर्न कोर्ट्स पर होने की वजह से मुंबई पोर्ट यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के लिए डायरेक्ट रूट बनाता है। इसीलिए दोस्तों, ये ग्लोबल ट्रेड का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है। इंडिया में आने वाले क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स भी मेजरली मुंबई पोर्ट से ही आते हैं, और यहाँ होने वाली पोर्ट एक्टिविटीज से सरकार को अच्छी कमाई होती है और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। और दोस्तों, यही वजह है कि आज महाराष्ट्र केयर एज स्टेट्स के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग में सबसे टॉप पर है, जिसमें सोशल, फाइनेंशियल इंक्लूजन और फिजिकल कैटेगरीज में महाराष्ट्र ने टॉप स्कोर किया है। इवन मुंबई आज इंडिया की टॉप 10 लिवेबल सिटीज में से एक है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स महाराष्ट्र की GSDP को बूस्ट कर रहे हैं। अब अगर इन्हें डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया जाए, तो महाराष्ट्र के प्राइमरी सेक्टर्स, जिसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और माइनिंग जैसी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आती हैं, ये सेक्टर्स यहाँ की टोटल GSDP में 13.54% का कंट्रीब्यूशन करती हैं। सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं, वो महाराष्ट्र की GSDP में 25.79% का कंट्रीब्यूशन करती है। और दोस्तों, महाराष्ट्र का थर्ड यानी टर्शरी सेक्टर 60.68% के साथ यहाँ का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, जिसमें ट्रेड, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं। कंक्लूजन दोस्तों, ऐसे में महाराष्ट्र नियर फ्यूचर में देश की GDP को और भी बूस्ट करेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और यहाँ मौजूद इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट को ऐसे ही बनाए रखने के लिए लगातार काम किया गया है, जिससे दूसरे स्टेट्स भी प्रेरणा ले सकते हैं। साफ है दोस्तों कि महाराष्ट्र के रिच स्टेट बनने के पीछे किसी एक शहर या एक एपिसेंटर का हाथ नहीं है, बल्कि पूरे स्टेट में मौजूद अलग अलग इकोनॉमिक हब्स इसकी लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने में लगे हैं। और दोस्तों, ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में इंडिया की GDP में महाराष्ट्र के कंपटीशन के तौर पे कोई और स्टेट दिखाई नहीं देता है। और दोस्तों, इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का ये वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वर्ल्ड अफेयर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वीडियो अरन ने हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताया है, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी उसी तरह उस पर बात कर सकूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में इकॉनमी को लेकर मेरी अच्छी खासी दिलचस्पी बनी हुई है। खैर, सबसे पहले वीडियो उन्होंने कहा था कि ये अपनी जियोग्राफी की वजह से महाराष्ट्र की इकानमी जो है वो बूस्ट हुई, और सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिश के ज़माने की बात की कि जब से बम्बे प्रोविंस को बनाया गया था ब्रिटिश दौर में, तो उस वक़्त से इसकी डेवलपमेंट का आगाज़ हो चुका था। और पहले बम्बे स्टेट जो थी उसमें गुजरात और सिंध के भी कुछ इलाके थे, और फिर 1934 में सिंध लागू हो गया, और 1960 में गुजरात लागू हो गया, और आपका जो महाराष्ट्र नज़र आता है ये 1960 के बाद से चला आ रहा है। खैर, सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो ज़मीन है वो अच्छी खासी ज़रख़ेज़ थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए गोरी सरकार ने यहाँ पर टेक्सटाइल को फ़रोग़ दिया, कपास की काश्त की, और देखते ही देखते चंद सालों में यहाँ पर 200 की तादाद में टेक्सटाइल मिल्स बन गई।
जिसकी वजह से भारत में उस वक्त भारत ना सिर्फ अपने कपड़े की ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करता रहा, बल्कि आला मेयार का कपड़ा जो है वो यूरोप में एक्सपोर्ट करके कीमती ज़र मुबादला भी कमाता था। इसके साथ साथ फिर बता रहे थे कि जो इसके साहली इलाके हैं, जो 700 किलोमीटर की इसकी पोर्ट है, उसकी वजह से भी महाराष्ट्र ने अच्छी खासी तरक्की की। और ये बहर अरब में होने की वजह से ये इसका अरब में, अफ्रीका में और यूरोप में जो है वो रूट आसान हो गया था एज़ कम्पेयर टू मद्रास या कलकत्ता की पोर्ट, जो कि बहुत ही दूर पड़ जाती थी। लेकिन और बहुत सारी चीज़ें थी जिन्होंने इस पे मतलब कि महाराष्ट्र की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। और फिर अंग्रेज़ सरकार ने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हुए पहली रेल जो है वो 1853 में चलाई और इसी ज़माने में पहली टेक्सटाइल मिल भी लगाई। तो उसी तरह से जो इब्तदा है वो अंग्रेज़ सरकार ने कर दी थी। फिर इसी तरह एक पोर्ट जो बनाए गए उन्हें भी अपग्रेड किया गया और इस तरह वक्त गुजरता रहा और महाराष्ट्र जो है वो अपनी इकानमी को बूस्ट करता रहा। लेकिन आज़ादी के बाद तक भी जो महाराष्ट्र के हालात थे वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे और 1970 से पहले वेस्ट बंगाल की जो इकानमी है वो महाराष्ट्र की इकानमी से भी ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन फिर 1970 के बाद से महाराष्ट्र की इकानमी में बूस्ट आना शुरू हुआ और आज महाराष्ट्र की इकानमी $435 बिलियन के साथ भारत की सबसे बड़ी इकानमी है और ये $1 ट्रिलियन की इकानमी बनने की रेस में भी पहले नंबर पर है। और अब की अगर बात की जाए तो अब जो महाराष्ट्र में इकानमी में कंट्रीब्यूशन है वो हर एक सेक्टर की देखने को मिल रही थी। ज़राअत की बात की जा रही थी तो महाराष्ट्र की ज़राअत जो पूरे इंडिया के लिए एक रोल मॉडल। और कुछ दिन पहले ही एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया गया था कि नासिक में कैसे ज़बरदस्त किस्म के अंगूर तैयार किए जाते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर इसी तरह बता रहे थे रत्नागिरी के जो आम हैं, जो एक बड़ी ही ख़ास किस्म के आम हैं, उनकी बड़ी ज़बरदस्त हार्वेस्टिंग की जाती है या काश्त वगैरह की जाती है। फिर इसी तरह अगर आप ईस्टर्न महाराष्ट्र में निकलो तो नागपुर के जो संतरे हैं वो पूरे भारत में पाए जाते हैं और मुमकिन है कि वो एक्सपोर्ट भी होते हों। फिर इसी तरह जो दूसरी काश्त है ख़ास तौर पे जो कपास की बता रहे थे क्योंकि इसकी ज़मीन कपास के लिए साजगार है। फिर यहाँ पर जो गंदम, चावल वगैरह जिनके काफ़ी सारी जो मसनूआत हैं वो खेती उनकी की जाती है जिसकी वजह से महाराष्ट्र की इकानमी को अच्छी खासी सपोर्ट मिलती है। फिर यहाँ पर माइनिंग का बता रहे थे कि यहाँ पर मिलनर्स भी अच्छी खासी तादाद में पाए जाते हैं तो यहाँ पर माइनिंग भी अच्छी खासी होती है जो कि महाराष्ट्र की इकानमी में अपना योगदान देती है। फिर उसके बाद अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर SBI, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और बड़ौदा बैंक और ICICI बैंक और इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे बड़े मालियाती इदारों के मरकज़ी दफातर भी हैं। और इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत में जो 200 से ज़्यादा बिलियनर्स हैं उसमें सिर्फ जो 94 है वो एक सिर्फ मुंबई शहर में पाए जाते हैं। तो उसी से भी अंदाज़ा हो रहा था कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर जो है वो इकानमी का किस तरह हब बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुंबई की बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी उसमें बताया था कि सिर्फ जो मुंबई के महाराष्ट्र के जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो महाराष्ट्र की पूरी इकानमी में 50% का योगदान देते हैं, जिसमें मुंबई, पुणे, नासिक और थाने और नागपुर, ये नागपुर, ये 5 शहर बता रहे थे जो महाराष्ट्र की इकानमी में 50% का हिस्सा देते हैं। और इसके साथ साथ हर शहर को इनफरादी तौर पर भी बताया जा रहा है इस वीडियो में। जैसा कि अगर सनतों की बात की जाए तो कारसाजी की सनत बताई जा रही थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पुणे में इसके बड़ी बड़ी कंपनियों के जो हैं वो प्लांट लगे हुए हैं बड़े बड़े। और इसके साथ साथ फिर अद्वियात साज कंपनी का बताया जा रहा था, जो भारत की बड़ी बड़ी अद्वियात साज कंपनी हैं जिनमें सन फार्मेसी और भी इस तरह की कंपनी है। उनके जो कंपनी है वो भी इधर इनके प्लांट जो है वो महाराष्ट्र में लगे हैं। फिर इसी तरह जो है IT सेक्टर में बता रहे थे कि IT सेक्टर में भी पुणे और मुंबई जैसे बड़े शहर महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और नागपुर के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पर जो लॉजिस्टिक है इसकी वो सर्विसेज फराहम की जाती हैं। और ज़राअत में भी पहले जिस तरह की बात कर ली। तो वीडियो ने तो एक बड़ी ही तरतीब से एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की कहानी बनाकर महाराष्ट्र की सारी इकानमी का एक रोल बयान किया और हर चीज़ ने अपना हिस्सा दिया हुआ है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। और मुंबई का जो लोकल नेटवर्क है वो भी मुंबई और महाराष्ट्र की ग्रोथ में अच्छा खासा किरदार अदा करता है। फिर यहाँ के एयरपोर्ट का बता रहे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि भारत का दूसरा मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है। फिर इसी तरह नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि भारत का एक बड़ा एयरपोर्ट बनेगा वो भी यहाँ पर बन रहा है। अभी कुछ अर्सा पहले ही मुंबई का कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया है उसके फ़ेज़ 1 का, जो कि मुंबई में ट्रैफिक के मसाइल को हल करेगा, जो कि यकीनी तौर पर इकानमी के लिए बेहतर होगा। फिर मुंबई और नवी मुंबई को मिलाने के लिए मुंबई ट्रांस हाइबर लिंक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी कर दिया गया है। तो इस तरह छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं जो छोटे छोटे तो नहीं है लेकिन अच्छे खासे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। इसी तरह फिर
अगर स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत की जो पहली ट्रेन है मुंबई से, भारत की पहली HSR वो भी मुंबई से ही अहमदाबाद के बीच चलेगी, यानी इन 2 रियासतों के बीच चलेगी। और इसकी जियोग्राफी से याद आया कि महाराष्ट्र की इकानमी की तरक्की में इर्द गिर्द की रियासतों का भी किसी न किसी हद तक किरदार रहा है। और जो महाराष्ट्र की अगर हमें नेबर स्टेट्स की बात करें तो एक तरफ इसके गुजरात पड़ता है, फिर इसी तरह एक तरफ मध्य प्रदेश पड़ता है, फिर एक तरफ तेलंगाना, और फिर एक तरफ कर्नाटक और गोवा। और अगर हम कर्नाटक और गुजरात की बात करें तो ये टॉप 5 स्टेट्स में आती हैं जो $1 ट्रिलियन की इकानमी में रेस में शामिल है। तो ये भी बड़ी ग्रोइंग स्टेट हैं, चाहे कर्नाटक हो जाए चाहे इधर गुजरात हो जाए। तो ऐसे में महाराष्ट्र बीच में पड़ गया, तो उन रियासतों की तरक्की ने भी महाराष्ट्र में अहम किरदार अदा किया। लेकिन महाराष्ट्र के अपने पास ही बड़ी ज़बरदस्त विल पावर थी और रिसोर्सेज थे जिनका एक बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। और वीडियो ओनर कह रहे थे कि जब 1960 के बाद बम्बे स्टेट को तोड़ के गुजरात को अलग किया गया और महाराष्ट्र को अलग रियासत बनाया गया, तो उसके बाद महाराष्ट्र की एक नई सियासी क़यादत पैदा हुई जिसने महाराष्ट्र को ये तरक्की दिलाई। और भी सारी चीज़ों का बता रहे थे, और मुंबई में ही बता रहे थे कि बॉलीवुड है, वो बॉलीवुड की वजह से ही मुंबई की इकानमी को और महाराष्ट्र की इकानमी को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। 200 अरब रुपए का जो है वो रेवेन्यू है बॉलीवुड की फ़िल्म इंडस्ट्री का। फिर इसी तरह अगर हम पोर्ट की तरफ जाएं तो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी JNPT वो जो है वो मुंबई में मौजूद है, जिसकी वजह से भारत को एक बड़ा, भारत की वफाकी हुकूमत को और सूबाई यानी रियासती हुकूमतों को एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी हासिल होता है। और जो भारत की मेजर ट्रेड है वो, क्योंकि वो यूरोप से होती है तो इसलिए वो मुंबई की पोर्ट ही पास पड़ती है। हालांकि मद्रास और कलकत्ते की भी पोर्ट है, और कुल तो भारत के पास 7500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है जो पूरे भारत के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का तोहफ़ा है कुदरत की तरफ से। लेकिन जब तक वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल ना हो, जब तक बेहतरीन सियासी क़यादत ना हो, तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये भी ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र वालों ने, मराठी लोगों ने इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने दिया और एक एक चीज़ ने महाराष्ट्र की इकानमी को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा किया। और यहाँ पर बात कर रहे थे इसकी, रिलायंस ग्रुप की बात कर रहे थे कि यहाँ पर उनका जो है वो रिफाइनरीज़ पाई जाती हैं और मुंबई के समुंदर के आसपास से रिसोर्सेज निकले थे, मादनी वसाइल निकले थे, तो उसका इस्तेमाल करते हुए कुछ रिफ़ाइन किया जाता है। और बाकी भी भारत में जो है वो ख़ाम तेल इंपोर्ट करके उसको रिफ़ाइन करके फिर उसी ख़ाम तेल को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो भारत को एक दुनिया की एक बेहतरीन रिफ़ाइनरी भी कहा जाता है। फिर इसी तरह भारत को दुनिया की एक बेहतरीन अद्वियात साज कंपनी वाला मुल्क भी कहा जाता है। और महाराष्ट्र में हमें ये सारे अदारे ही देखने को मिलते हैं, यानी अद्वियात साज कंपनी भी, कारसाजी की भी, IT का भी सेक्टर यहाँ पर है, ज़राअत भी यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की है। फिर यहाँ पर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है और बिलियनर्स जो हैं और उनके बड़े बड़े जो बिज़नेस हैं वो तो यहाँ पर हैं ही सही। तो कुल मिला के मराठी लोगों ने ज़बरदस्त काम किया और इधर नागपुर से लेकर यानी ईस्टर्न महाराष्ट्र से लेकर इधर वेस्टर्न तक हमें सारा कुछ ठीक देखने को मिलता है। लेकिन कुछ खित्ता बीच में ऐसा है जिसे मराठवाड़ा रीजन कहा जाता है, जो अभी तक अच्छा खासा पसमानदा है और वहाँ पर जाके ऐसा लगता भी नहीं है कि ये वही महाराष्ट्र है जो हमें मुंबई, पुणे, नासिक और कल्याण में वेस्ट वाली साइड में देखने को मिलता है। तो ईस्टर्न महाराष्ट्र में अभी अच्छी खासी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और इन 36 में से जो बता रहे थे वीडियो में कि 36 अज़ला कुल हैं और उसमें से जो सिर्फ 7 अज़ला हैं वो पूरी मईशत का 60 से 65% है, और जो 5 अज़ला है वो पूरी महाराष्ट्र की इकानमी का 50% है। तो ऐसे में फिर अगर बाकी रीजन भी डेवलप हो जाएं, ख़ास तौर पर जो इधर सेंट्रल है महाराष्ट्र या ईस्टर्न महाराष्ट्र है, अगर ये भी डेवलप हो जाए तो फिर महाराष्ट्र की इकानमी जो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगी। जो महाराष्ट्र ने अपना टारगेट सेट कर रखा है 2028-29 या शायद 30 तक $1 ट्रिलियन की इकानमी बनने का, उसे हासिल करने में एक कामयाबी भी नसीब होगी। और महाराष्ट्र इस $1 ट्रिलियन की इकानमी की रेस में है भी सबसे आगे, क्योंकि जो इससे बिल्कुल पीछे वाली रियासत है दूसरे नंबर पर तमिलनाडु या शायद यूपी, उसमें वैसे इस वीडियो में तो तमिलनाडु बता रहे थे वो, यानी ये $435 बिलियन महाराष्ट्र की इकानमी और तमिलनाडु की कहीं 350 या 340 बिलियन डॉलर के आसपास, और 10 लाख करोड़ रुपए का फ़र्क बता रहे थे तमिलनाडु और महाराष्ट्र की इकानमी में। तो ऐसे में महाराष्ट्र को अपने से पीछे तो किसी रियासत से कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र चाहता है कि वो जल्द अज जल्द अपना $1 ट्रिलियन इकानमी का जो स्टोन माइल है वो हासिल कर ले, ताकि जो है वो मराठी लोगों की एक बार फिर से शान व शौकत में इजाफ़ा हो सके। और बड़ी ज़बरदस्त कौम है जी, बड़ी मेहनती कौम है और अपने वतन से, अपने ख़ित्ते से अच्छी खासी, अपने कल्चर से अच्छी खासी मोहब्बत करने वाली कौम है। तो बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर पर जो
प्यार मिला है इस खित्ते से वो भारत के पूरे बाकी सारे खित्तों की निस्बत अच्छा खासा ज़्यादा था। चाहे कोई पुणे में रहने वाले हमारे व्यूवर्स हों, तो चाहे फिर कोई मुंबई में रहने वाले व्यूवर हों, तो उन सारों के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि आपकी रियासत भारत में $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने वाली पहली रियासत बने। तो ये एक सेहतमंदाना जो है वो सरगर्मी जारी रहनी चाहिए रियासतों के दरमियान, जिसकी वजह से मुल्क का मजमूई तौर पर फ़ायदा होता है। तो बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि ऐसा वक्त आपको अपनी ज़िंदगी में देखना ज़रूर नसीब हो जब आपकी स्टेट के जो ऑफिशियल्स हैं वो एक दिन ऐलान करें कि अब महाराष्ट्र की इकानमी $1 ट्रिलियन इकानमी हो चुकी है। और अगर आप पाकिस्तान से आज के दिन भी कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की कहीं 380 बिलियन डॉलर पे खड़ी है, तो महाराष्ट्र पाकिस्तान को बीट कब से कर ही चुका है। तो बाकी अब $1 ट्रिलियन इकानमी का भी सफ़र ज़रूर मुकम्मल कर लिया जाएगा। आप किसी का कंटेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।